पीट अपना घर क्यों नहीं खरीद सकता? यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और इस मुकम्मल चैप्टर में और उसके साथ-साथ इस मुकम्मल कोर्स में। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के फंडामेंटल्स को, ताकि हम उसके बाद सीख सकें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाएगी या उसे रोका कैसे जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी। और ये हम तभी कर पाएँगे जब हम मनी लॉन्ड्रिंग को सीखेंगे। ये मेरा दूसरा कोर्स है जहाँ पे मैं बिगिनर्स टू एडवांस लेवल में आपको सिखाऊँगा और हम इकट्ठे मिलकर जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं और अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आप को एजुकेट करेंगे इस पूरे सिनेरियो में इन एग्जांपल्स को मद्देनज़र रखते हुए। उसके साथ-साथ आपको अगर आप कैम्प्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप ये कोर्स देख लेंगे और उसके साथ कैम्प्स की गाइड, जो पीडीएफ गाइड दी जाती है, अगर आप उसे स्टडी करेंगे और जो उनका मटेरियल होता है अगर आप उसे स्टडी कर लेंगे, तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे उनके कैम्प्स के एग्ज़ाम के लिए। आपको किसी और ट्यूटर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एएमएल का बिल्कुल नहीं पता और आप इसमें स्टार्ट ले रहे हैं, तो मेरा जो दूसरा पहला कोर्स है, आप उसे देख सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप पहले वो देखिए और उसके बाद आप इन वीडियोज़ की तरफ आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीट यूएस में रहता है, ड्रग डीलर है और उसने $10 मिलियन अब तक कमा लिए हैं, कैश में है अब उसके पास, और ड्रग बेच-बेच के। अब उसका मकसद क्या है? ये तमाम इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो है जो फाइनेंशियल गेन के लिए की जाती हैं, उनका मकसद होता है एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीना, क्योंकि पैसों का मकसद, जो पैसे अगर आपके पास ज़्यादा आएँगे तो अब लग्ज़री लाइफ़ स्टाइल होगा आपका। तो अब उसके पास कैश है, तो अब उसके पास मसला क्या है कि वो लग्ज़री लाइफ़ तो जीना चाह रहा है और उसके पास कैश भी है और अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन अब उसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो घर खरीदना चाहता है और वो जाता है रियल एस्टेट एजेंट के पास घर खरीदने के लिए। तो अब ये रियल एस्टेट एजेंट कहता है कि हम कैश नहीं एक्सेप्ट करते, अब पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होगी। अब ये जो सिस्टम है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में हैं, तो मोस्टली आपकी जो डे टू डे ट्रांज़ैक्शन होंगी वो आपकी कैश में होती हैं, तो मेबी आपके लिए समझने में थोड़ा-सा मुश्किल पेश है। लेकिन जो ना मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तमाम ट्रांज़ैक्शन अब ऑनलाइन हो गई हैं या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है, अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये जो बड़ी अमाउंट है, इवन के पाकिस्तान या इंडिया में भी इतनी बड़ी अमाउंट जो है, अगर ट्रांज़ैक्शन आपकी लीगल है, जैसे घर खरीदना है या कोई गाड़ी खरीदनी है, और आपने बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो उसके लिए बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र ही होगा, ताकि एक प्रॉपर मनी ट्रेल हो। कैश की ट्रांज़ैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि ट्रांज़ैक्शन जो है वो बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हों, ताकि एक प्रॉपर मनी ट्रेल हो। अब पीट उसका कैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा रियल एस्टेट एजेंट के पास। तो अब वो जाता है बैंक के पास, क्योंकि पीट को रियल एस्टेट एजेंट ने कहा है कि हम बैंक के अलावा आपका ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीव नहीं करेंगे, और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते घर जब तक आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू ना हो। तो ट्रांजैक्शन उसकी ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन हो नहीं रही है, रियल एस्टेट एजेंट उसकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पीट जो है वो बैंक में जाता है $1 मिलियन लेकर। ज़ाहिर-सी बात है, $10 मिलियन लेकर तो नहीं जाएगा, या उससे छोटी रकम लेकर जाएगा बैंक के पास। तो सबसे पहले अब बैंक अकाउंट उसने ओपन करना है और कहना है कि मैंने बैंक में अपने डिपॉज़िट करवाने हैं। तो बैंक जो टेलर है, कैश टेलर है, वो उससे सबसे पहले पूछेगा, वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम? और ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस में जो फाइनेंस के रिलेटेड होती हैं, ये पूछा जाता है। ये बेसिक एक क्वेश्चन है। हम इसकी आगे इसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिर जब अब कैश जमा करवाने गया, तो उससे पूछा जाता है कि ये कैश कहाँ से आया है? अब पीट उन्हें बता तो नहीं सकता, जो रियल रीज़न है उसके पास कि कहाँ से कैश आया, अब ये बात तो वो नहीं बता सकता। तो अब इसके बाद अब उसके लिए मसला बन गया, अब क्योंकि अगर वो बताता है कि मैंने ये ड्रग सेल करके लिया है, तो फ़ौरन वो बैंक वाले जो हैं वो पुलिस को कॉल करेंगे या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उन्हें इन्फॉर्म करेंगे और पीट पकड़ा जाएगा। तो अब ये चीज़ पीट नहीं बता सकता, अब ये उसके लिए प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, अब हम इसके कंट्रास्ट में एक लेजिटिमेट पर्सन को लेते हैं, वो उसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ताकि हमें समझ आए
कि लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन क्या होती है और इललेजिटिमेट ट्रांजैक्शन क्या होती है। जैक की एग्जांपल है, जैक जो है वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर है और वो बैंक में जाता है डिपॉज़िट करवाने के लिए 5,000। तो बैंक उससे भी यही पूछेगा सवाल कि आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि देखें, $5,000 एक अच्छी रकम होती है और जब ये डिपॉज़िट करवाने जाएँगे तो बैंक पूछेगा कि आपके पास ये रकम कहाँ से आई है? अगर 1,000 से थोड़ी कम हो, अगर $1,000 तक हो तो बैंक नॉर्मली नहीं पूछते, क्योंकि ये एक नॉर्मल अमाउंट है। लेकिन अगर आपके पास 5,000 है तो इससे पूछा जाता है। इवन कि स्मॉल रकम का भी वो पूछते हैं, उसका शायद कोई प्रूफ़ ना लेते हों। डिपेंड करता है बैंक्स पे, बैंक के रिस्क एपेटाइट पे, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बैंक पूछता है जैक से कि आपके पास पैसे कहाँ से हैं, वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम? जैक कहता है जी मैं एम्प्लॉयड हूँ, लेट्स से रेस्टोरेंट में हूँ और ये मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और बैंक सेटिस्फाई होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखता है, उसमें उसकी जैक की सैलरी मेंशन है और बैंक उसके डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है और उसका डिपॉजिट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, ये जो एग्जांपल है आप इसे देखेंगे, बैंक ने पूछा वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम। नॉर्मली वो पूछते हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, इस मनी का सोर्स। बेसिकली यही सवाल है ना कि वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम, या इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या लेंगे, सोर्स ऑफ फंड क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दीज फंड्स। तो सोर्स ऑफ फंड क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड ओरिजिन ऑफ उस स्पेसिफिक अमाउंट का जो उस ट्रांजैक्शन में यूज़ हो रही है, उसका सोर्स क्या होगा। अब इसकी मिसाल, अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए है और आप उसमें मज़ीद, आपके अकाउंट में मज़ीद 10 लाख आते हैं, तो बैंक आपको कॉल करता है या आपको ईमेल भेजता है कि आपके अकाउंट में जो 10 लाख आए हैं अभी, उसका सोर्स क्या है। तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन का जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, अब वो बताते हैं सोर्स ऑफ फंड में। अब पीट के केस में उसका सोर्स ऑफ फंड जो है वो अनवेरिफाइड है। वेल एक्चुअली पीट के पास तो वेरीफाइड है, लेकिन वो लेजिटमेट नहीं है। तो जैक के केस में जो उसका सोर्स ऑफ फंड है वो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपकी जो मैंने एग्जांपल दी, अगर आप अपना सोर्स ऑफ फंड जो जो बताएँगे, अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया है, वो भी एक सोर्स ऑफ फंड हो सकता है। आपको किसी से गिफ्ट मिला है, सोर्स ऑफ फंड है, लेकिन अब वो गिफ्ट कहाँ से मिला है, फिर उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब ये ना हो ना कि आपको कोई ड्रग डीलर आपको गिफ्ट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है वो सस्पिशियस हो गया। अब इसकी एग्जांपल जो रियल लाइफ में हम देखेंगे, जो टिकटॉक पे मुख्तलिफ लोग गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें से काफ़ी रकम जो है वो फ्रॉड से आई होती है और वो उसे लॉन्डर कर रहे होते हैं, जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके थ्रू। उन्हें वो रकम गिफ्ट के थ्रू भेजते हैं और बाद में उनसे अपना कट लेते हैं। उन्हें उनका कट देने के बाद, उनका कमीशन देने के बाद, फिर बाकी उनसे वापस लेते हैं। तो ये चीज़ें भी हो रही हैं टिकटॉक में, जो इतना ज़्यादा लोगों को फ़ंड दिए जाते हैं। इसलिए टिकटॉक ने अब एएमएल इम्प्लीमेंटेशन की है, एएमएल रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अप्लाई किए हैं और जो मज़ीद से मज़ीद सख्त हो रहे हैं। लेकिन मकसद बताने का ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो वो जो सोर्स ऑफ फंड है, वो जो गिफ्ट भी अगर आपको मिल रहा है तो वो लेजिटिमेट होना चाहिए, तो वो आप प्रूव भी कर सकेंगे ये लेजिटिमेट गिफ्ट है, जिसने आपको गिफ्ट दिया उसके पास कहाँ से आया। तो ख़ैर ये एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, बिज़नेस इनकम भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी अमाउंट जो है वो भी सोर्स ऑफ फंड में आएगी। अब सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है? देखिए, सोर्स ऑफ फंड जो है वो एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन होती है, जो उस अमाउंट जो एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन में यूज़ हो रही है, तो आप उसे सोर्स ऑफ फंड कहेंगे। अगर सोर्स ऑफ फंड्स है मुख्तलिफ आ रही हैं, तो आप बता सकते हैं बैंकों के जो ट्रांज़ैक्शन मेरे अकाउंट में आएँगी, वो कहाँ से आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एम्प्लॉयड हैं और आपकी सैलरी हर महीने आएगी, तो आपका सोर्स ऑफ फंड आपकी सैलरी हो गई। सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो आपका ओवरऑल अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। उसमें आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आ गई, आपके पास अगर किसी और बैंक में आपके पास पैसे हैं तो वो सारे के सारे आपके सोर्स ऑफ वेल्थ में आ जाएँगे। तो सोर्स ऑफ वेल्थ बेसिकली ओवरऑल अक्यूमुलेटेड वेल्थ है जो आपने ओवर द ईयर आपने गेन की है। वो उसके डिफरेंट सोर्सेज़ हो सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड का सोर्स एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ वेल्थ के मोस्टली सोर्सेज़ जो हैं वो मल्टीपल होते हैं। तो ये इनमें की डिफरेंस है और सोर्स ऑफ वेल्थ आपकी ओवरऑल अकोमोडेटेड वेल्थ है। नॉर्मली बैंक आपसे सोर्स ऑफ वेल्थ का नहीं पूछेंगे अंटिल सर्टेन कंडीशन हो। सर्टेन कंडीशन में ये है कि अगर आपने कोई अपना अकाउंट, बिजनेस अकाउंट ओपन किया और आप कहते हैं कि ये मैं बिजनेस फंड कर रहा हूँ, अपने लोन से कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअली अपने बिजनेस को फंड कर रहा हूँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो वेल्थ है वो कहाँ से आई है। तो उस केस में पूछा जाएगा, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है।
कि आप कहाँ से, तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सोर्स ऑफ वेल्थ एक हो, सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा, इनहेरिटेड आपको विरासती कोई प्रॉपर्टी मिली है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिली है, और उसके साथ आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग जो जॉब से हैं वो भी उसके साथ-साथ आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो हो सकती है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज़ हो सकते हैं आपके। सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ में क्या, सोर्स ऑफ फंड वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो किसी ट्रांजैक्शन में यूज़ हो, उसका सोर्स जो है वो सोर्स ऑफ फंड होगा। जो आपकी ओवरऑल अकोमोलेटेड वेल्थ है वो सोर्स ऑफ वेल्थ होगा, और कि कैसे आपने वो टोटल वेल्थ जो बिल्ड की है। सोर्स ऑफ फंड बाद औक़ात एक ट्रांजैक्शन आपने लोन लिया, अब लोन आपकी वेल्थ में तो नहीं काउंट होगा, तो ये इसलिए डिफरेंट भी हो सकता है सोर्स ऑफ वेल्थ से। तो पीट के एग्जांपल में उसकी जो अगर हम पीट की एग्जांपल लें, तो $1 मिलियन जो वो बैंक में डिपॉजिट करवाने गया था, तो वो उसका सोर्स ऑफ फंड उससे पूछा जाएगा उस 1 मिलियन का। लेकिन जो उसकी ओवरऑल वेल्थ है वो $10 मिलियन है। तो टोटल, अब ये डिफरेंस है बिटवीन सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ। अब आता है आखिर में एक सोर्स ऑफ इनकम। ये सबसे प्राइमरी है। बैंक जब आप स्पेशली अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछा जाता है, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं आपके बैंक में। तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम द ओरिजिन ऑफ द अमाउंट जो आपके डे टू डे लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंसेस आ गया, फॉर एग्जांपल रेंट हो गया आपका, आपके फूड हो गया, बिल हो गए, जो आपका लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन करने के लिए जो सोर्स यूज़ होता है वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। मोस्ट केसेस में ये एम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी सैलरी होती है, लेकिन ये इसके अलावा ये अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके पेरेंट्स की तरफ से अमाउंट होगी, और इसके अलावा ये डोनेशन भी किसी के लिए हो सकती है। अगर पेंशनर्स हैं तो वो भी एक किस्म की सैलरी ही काउंट होगी, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी को, या फिर किसी के बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इस तरह के ये डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो या फिर अगर आपकी फॉर एग्जांपल अब सोर्स ऑफ वेल्थ में आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, आप उसे रेंट पे दे देते हैं, तो आपके पास मंथली रेंट अच्छा खासा आ रहा है, और आप उससे अपना डे टू डे लाइफस्टाइल जो है वो आप मेंटेन कर रहे हैं। जो जैक की एग्जांपल मैंने दी थी, तो वो जो सैलरी है वो उसकी वेटर, तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। अब सोर्स ऑफ इनकम जो है, ये सोर्स ऑफ फंड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, ये कंप्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी, जैसे जैक की मिसाल में उसकी सैलरी थी, वो उस बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए गया, तो वो उसका सोर्स ऑफ फंड भी है। जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, सेम उसका सोर्स ऑफ फंड भी है। ओ तो ये हो गया। लेकिन अब ये डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया, अब ये सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है कि आपने सोर्स ऑफ आप लोगों से लोन लेकर अपना डे टू डे लाइफ को मेंटेन करें, आपको अल्टीमेटली रिटर्न तो करना पड़ेगा। तो इसलिए सोर्स ऑफ फंड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो ये सारे सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, और आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, तो अपने बिजनेस से ही आपके डे टू डे एक्सपेंसेस आप मेंटेन कर रहे हैं, और बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और वो आपका सोर्स ऑफ फंड, वो भी बिजनेस हो गया, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन आपकी यूज़ हो रही है, तो वो फंड हो गया आपका। और आपके पास जो टोटल अमाउंट है जो आपने उस ट्रांजैक्शन में या मल्टीपल ट्रांजैक्शन में आपने बैंक में जमा करवाई है, आपके पास टोटल वही रकम है, ये टोटल वेल्थ आपकी वही है, तो वो आपका सोर्स ऑफ वेल्थ भी हो गया। तो आपका जो मेन यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड और सोर्स ऑफ वेल्थ आपका सेम हो गया। हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपका बिजनेस है, और सोर्स ऑफ फंड जो है वो आपका बिजनेस से जो रकम आपने सेव की है बिजनेस प्रॉफिट से, वो आपका सोर्स ऑफ वेल्थ या सोर्स ऑफ फंड हो गया। अब डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? डिफरेंट ये है कि आपकी सैलरी है, वो आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, और आपके एक्सपेंसेस भी 1 लाख पर मंथ हैं, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम तो सैलरी हो गई, लेकिन अब ये आपका सोर्स ऑफ वेल्थ नहीं है। सोर्स ऑफ वेल्थ में भी आपके पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, तो वो आपकी वेल्थ है जो आपकी जनरेट हो रही है, क्योंकि इनकम से तो आपके पास कुछ सेव नहीं हो रहा। तो आपकी जो वेल्थ है वो डिफरेंट है इस सूरत में, कंप्लीटली सोर्स ऑफ इनकम से। और सोर्स ऑफ फंड वो इसलिए डिफरेंस हो सकता है, जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया है, आप कोई बिजनेस करने के लिए, और वो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि आप वहाँ से फिर वो ट्रांजेक्शन करें, तो वो आपका सोर्स ऑफ फंड इस केस में लोन हो जाएगा। तो ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, या ओवरलैप भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इनहेरिटेड प्रॉपर्टी प्लस आपकी कुछ सेविंग्स इनकम से हो सकती हैं, जो आप
जो मिल के आपकी वेल्थ में ऐड होंगी। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये सोर्स ऑफ फंड, वेल्थ और इनकम क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एएमएल कंप्लायंस में, और ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है कि आप कैसे ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम इन्हें डिस्कस करेंगे इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस के टॉपिक में। पीठ जो है, अब वो बैंक को नहीं बता सकता कि उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, कि या फिर उसका सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, या उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बेसिक क्वेश्चन है, वो आंसर नहीं कर सकता, और यही बेसिक क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन के जो फंडामेंटल्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो अब पीठ इनका जवाब नहीं दे सकता, तो वो वापस आ जाता है। अब नॉर्मली तो कोई बंदा $1 मिलियन अगर लेकर बैंक में गया और वहाँ से वो बगैर इसका जवाब दिए वापस आ जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बैंक वाले उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट जनरेट कर देंगे, जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ दिस स्टोरी और अंडरस्टैंडिंग मैंने ये मिसाल दी थी। अब पीट क्या करता है, अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका नाम बेन है, और उससे पूछता है कि ये मेरे पास पैसे हैं और मैं इन्हें अब बैंक में डिपॉज़िट नहीं करवा सकता, और अगर मेरे बैंक में डिपॉज़िट ना हुए तो मैं घर नहीं खरीद सकता। वो जो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल जिसके लिए मैंने ये सारे क्राइम किए हैं, वो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना है आगे? यहाँ पे आज हमने सीखा है सोर्स ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और पीट की प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई कांट पीट बाय हिज हाउस। तो पीट की प्रॉब्लम को हमने समझा है कि जो ड्रग डीलर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, कि मेन मकसद जो उनका पैसा कमाना है, और जो पैसे को इन्वेस्ट करना है, या लग्जरियस लाइफस्टाइल जो उन्होंने अफोर्ड करना है, वो कैसे नहीं, उनको कैसे डिस्करेज किया जाता है बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और वो कैसे उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, या आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब पीट बेन को कॉल करता है, और बेन के पास एक प्लान है, और यहीं से असल खेल जो है शुरू होता है। अभी तक ये हमारी तमहीद थी, जो हमने सेटअप ये बनाया टोटल, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पे हम मटेरियल भी शेयर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, और इसके ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ, वो भी जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो बुक अवेलेबल होगी। मैं बुक भी आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ हम उस ग्रुप में मटेरियल को शेयर करेंगे, डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो हैं, डिफरेंट रेगुलेशंस और जॉब के बारे में भी मैं उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर किया करूँगा। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बहुत शुक्रिया।